लिस्ट क्लास के दौरान बता दी जाएगी आपको। ठीक है। तो अनुसंधान केंद्र के बारे में ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि धान में सबसे ज्यादा धान कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है। तो धान जो उगाया जाता है वो ज्यादातर उगाया जाता है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। तो इन्हीं में से किसी एक क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र डाल दिया गया है। तो ज्यादातर अनुसंधान, कुछ है जो एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, ज्यादातर अनुसंधान केंद्र आपको उन्हीं क्षेत्रों में मिलेंगे जो फसलों के आधार पर बांटे गए हैं, जहाँ पर फसल की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। ज्यादातर तो वही है, कुछ कुछ एक याद करने पड़ेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये वही बात जो अभी आपने बोली थी, कटक में बनाया गया है। जैसे आपने बोला ना, कटक उड़ीसा, कटक को भी क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है क्षेत्र। तो ये कटक काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर चावल होते हैं, किसमें अच्छी होती है, इस वजह से यहाँ पर ये इसको बना दिया गया है अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। दुनिया का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मिलेगा आपको? मनीला, फिलीपींस में मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मिलेगा? मनीला और फिलीपींस में मिलेगा। ठीक है। उत्पादकता की दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्पादकता चावल की जो होती है वो बालाघाट रीजन में होती है। बालाघाट रीजन के अलावा सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है आपका होशंगाबाद रीजन में होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं जरा आगे। देखिए, हम लोगों ने जो दो बात की है, दो फसलों की मैंने अभी आपको बात बताई है। एक तो आपको गेहूं पढ़ाया है, और दूसरा की बात किसकी की हम लोगों ने? चावल की है। तो गेहूं और चावल ये दो फसलें मुख्यतः भारत में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं। इन दोनों फसलों की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है एक समय ऐसा आया था भारत में 1965 में, हमारे देश में इमरजेंसी चल रही थी उस समय। 1965 की बात बताऊं, उस समय हमारे देश में इमरजेंसी चल रही थी। 1964-65 का वो समय जब देश भयंकर सूखे की मार को झेल रहा था। उसी समय हमारा देश के प्रधानमंत्री साहब 1964 में प्रधानमंत्री साहब की डेथ हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू, जो काफी अच्छे प्रधानमंत्री थे। उनकी डेथ हो जाने के बाद साथ ही चाइना से युद्ध कर लिया, बैकफुट पे तो आ ही गए थे। 1965 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हमने एक और युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से। और इन्होंने दो एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि वो जवानों को भी के भी परीक्षा का समय था, क्योंकि ऑलरेडी चीन से हार कर आए थे। और किसानों के लिए था कि सूखे की मार झेल रहा था भारत, और सूखे की मार में आपको रिवाइव करना था कि आपको फिर भी उगाना है फसलें। किसानों के लिए भी बड़ा एक चैलेंज हो गया था। दूसरी बात कहे तो फिर क्या हुआ कि जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद कमान संभालती है देश की इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा समस्या ये पैदा होती है कि हमारे देश में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा घट जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार सूखे की मार झेलने की वजह से पानी की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, और देश में प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1971 में इमरजेंसी लगी थी, और 1962 में भी इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी भी तीन तरह की लगी, तीन बार लगी थी मध्य भारत में, और तीन तरह की लगी थी। ठीक है। बता दूंगा आपको मैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मैं जिस चीज पर आना चाह रहा हूँ, मैं इन दोनों फसलों पर आ रहा हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने पंचायती राज पर कोई ज्यादा काम नहीं किया था। उनका मेन मोटिव था इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना, इंडिया को स्वावलंबी बनाना, यानी आत्मनिर्भर बनाना। किस में? कम से कम खाद्यान्न में तो हो, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। और ऐसे में अगर हम ये करेंगे कि खुद गेहूं उस देश को भारत अमेरिका से मंगवा रहा था, अगर इंडिया अमेरिका से गेहूं मंगवा रहा है तो ये हमारे ऊपर एक कलंक था कि भाई भारत जो अपने आप में कृषि प्रधान देश है, वो गेहूं जैसी चीज भी किसी दूसरे देश से खाने के लिए मंगा रहे हैं। अमेरिका ने उस समय क्या किया था, जो सबसे खराब क्वालिटी के जो गेहूं होते थे, लाल रंग के गेहूं थे, वो हमको हमको दे दिए थे हमने। और दे दिया था इंदिरा गांधी को, और कुछ ऐसे शब्द कहे थे उन्होंने टॉन्टिंग करते हुए, कि इंदिरा गांधी को वो शब्द काफी चुभे। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चलाया। और एम एस स्वामीनाथन वो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किन दो फसलों से है? गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने के से संबंधित है। गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाने में 2.50 यानी 2.5 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी उस समय। लेकिन समस्या क्या थी? क्वेश्चन यहां भी आएगा, हरित क्रांति क्या है?
इसके हरित क्रांति क्या है, ये पूरे संपूर्ण भारत में क्यों नहीं फैली, कारण समझाइए। एक बार क्वेश्चन आया था कि हरित क्रांति क्या है। पहली बात तो हम लोग सब समझते हैं कि हरित क्रांति आई थी, और हरित क्रांति दो बार ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया, हरित क्रांति इंडिया में आई थी, और हरित क्रांति आने के बाद क्या हुआ, काफी प्रोडक्शन बढ़ गया, और इंडिया तो हरित क्रांति को तो फिर सक्सेसफुल बनना चाहिए। हरित क्रांति पूरी तरह से सक्सेसफुल इसलिए नहीं रही क्योंकि इसका क्राइटेरिया कुछ हद तक था। तो क्वेश्चन में आपको नेगेटिव फीडबैक भी लिखने हैं कि हरित क्रांति से लाभ क्या हुए और हानियां क्या हुई है। ये बहुत जरूरी है, लिखिएगा इसको भी। इसको भी हम लोग बात करेंगे। हरित क्रांति वाला क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल क्या है, और दूसरा हरित क्रांति, तो दोनों चीजों का आप लिख सकते हैं। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति की लाभ और हानियां समझाइए। क्लियर है। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग जिन्होंने मेक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति की थी, तो उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, और पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। ये ध्यान रखना आप, बोरलॉग। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया में सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ पर हुई थी, तो एशिया में सबसे पहले हरित क्रांति हुई थी फिलीपींस में, मनीला में हुई थी ये, फिलीपींस की जो कैपिटल है। तो हरित क्रांति के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है हमारे मध्य प्रदेश का, वो मैंने बोला ना कि ज्यादातर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होंगे, वहीं पर जहां पर उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कमियां भी वहीं पर आएगी। ठीक है। तीसरी फसल है मक्का। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है छिंदवाड़ा में होता है, और ये मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख खाद्य फसल है मक्का। खरीफ के मौसम में यानी बारिश के मौसम में ही उगाया जाता है। मक्का का इतना ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं होता मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी मक्का मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फसल मानी जाती है। अब हम लोग खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूँ क्लास के दौरान, हो सकता है कि काम में आएंगे आपको। ठीक है। बस आप नोट करते चलिएगा और लिखते चलिएगा। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन, फसल उत्पादन, और अन्य कोई नाम अगर दिया है तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। पहला बात का हम नाम है, गेहूं में कौन आएगा, होशंगाबाद। इसको कहा जाता है गेहूं का भंडार। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर होता है तो यहाँ पर होता है। दूसरा है कपास। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है खरगोन खंडवा दोनों में। ये दोनों लिखना, क्योंकि कुछ एक आध साल कभी ये भी आ जाता है, कभी ये भी आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खरगोन में फिलहाल में सबसे ज्यादा है, खंडवा दूसरे नंबर पर है। और निमाड़ के जिले जो हैं, निमाड़ को निमाड़ को सुनहरे जिलों का क्षेत्र कहा जाता है। सुनहरे जिले, जिसमें खंडवा खरगोन बड़वानी आते हैं। नेक्स्ट है आपका चावल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बालाघाट में सबसे ज्यादा होता है। बालाघाट के अलावा इसका नाम जो रखा गया है, वो यहाँ पर जो खास जो अन्य जानकारी वो है काली मूछ वाला चावल। छत्तीसगढ़ में तो बहुत मिलता है, हमारे यहाँ भी मिलता है काली मूछ वाला चावल। काली मूछ वाला जो चावल है ये फेमस कहाँ पर है, दो जगह पर, बालाघाट में मिलेगा और सिवनी। ये जानकारी नोट करते चलिएगा, बालाघाट और सिवनी। चौथा पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट, वो है मक्का। मक्का हो रहा है आपका छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में इसको बोलते हैं कॉर्न सिटी। किस सिटी को कॉर्न सिटी कहा जाता है इंडिया में, मध्य प्रदेश में?
तो ये कहा जाता है छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी। नेक्स्ट है, यानी अगर मक्का संबंधित कोई भी आयोजन भी उत्सव भी मनाया जाएगा तो सीधी सी बात है, सीधा आंसर लिखना है कहाँ मनाया जाता है, वो छिंदवाड़ा में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना गन्ना होता है सबसे ज्यादा नरसिंहपुर में। गन्ना सबसे ज्यादा होता है नरसिंहपुर में, और नरसिंहपुर के अंतर्गत अनुसंधान केंद्र भी है। गन्ना अनुसंधान केंद्र गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है ये। और आपको बता दूं, नरसिंहपुर से ये गाडरवाड़ा क्षेत्र से ही एक अभिनेता बिलोंग करते हैं, आशुतोष राणा साहब, ये इसी जगह के हैं। नेक्स्ट है सरसों। सरसों सरसों की बात करें तो सरसों सबसे ज्यादा होता है मुरैना। मुरैना को सरसों सिटी के नाम से भी जानते हैं। गेहूं, कपास, चावल, मक्का, गन्ना और सरसों हो गया। सरसों सबसे ज्यादा होता है मुरैना में। मुरैना को सरसों सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़े नहीं तो हम। नेक्स्ट, गन्ने के बाद आपका है सरसों के बाद का कपास हो गया हमारा। मूंगफली। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मूंगफली की बात करें तो ये भी खंडवा और खरगोन दोनों जगह पर होती है। खंडवा, खरगोन, इन दो जगह पर मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। और खंडवा खरगोन में, इससे पहले मैंने बताया, कपास भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एक अच्छी फसल है अफीम, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया गया था, वैज्ञानिक नाम। मंदसौर, नीमच, दोनों जगह पर। नीमच में तो फैक्ट्री भी है इसकी। मंदसौर, नीमच, इवन नीमच में तो फैक्ट्री भी है। आपने डॉक्टर एमबीबीएस किया है क्या? नहीं बेटा, मैंने डॉक्टर या एमबीबीएस कुछ नहीं किया है, मैंने किया है बीएससी और एमएससी बस। बीएससी में से डॉक्टर एमबीबीएस नहीं किया। डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा होता तो मैं हॉस्पिटल में जाकर के भी लोगों का इलाज कर रहा होता। ओपीएम का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओपियम पीपेवर सोमनीफेरम। हिंदी में भी लिख देता हूँ उसको मैं। ओपियम पीपेवर सोमनीफेरम। ओपियम पीपेवर सोमनीफेरम। अब मेरे राइटिंग देखकर बोल रहे होंगे कि आपने एमबीबीएस किया होगा, डॉक्टर जैसे लिखता है ऐसा। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन इसमें बड़ा लिखते हैं तो साफ दिखता है, छोटा लिखते हैं थोड़ा घूम जाता है। सोयाबीन जो है वहां पर अपने मध्य प्रदेश में दो जिले हैं टॉप में। कभी उज्जैन हो जाता है टॉप पे, कभी धार, लास्ट में धार था टॉप पर, तो उज्जैन और धार इनमें कंपटीशन चलता है कि कौन आगे निकल जाए। ठीक है, लास्ट में धार था लेकिन हमेशा उज्जैन रहता है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, आप जानते हैं इसको। राजकीय फसल, कुछ किस्में इसमें आती हैं जैसे अहिल्या, अंकुर और जवाहर। अभी जो नई चल रही है वो चल रही है 2034, अब तो कोड वर्ड चलता है 9305, ऐसा कुछ, 9560। मध्य प्रदेश में बहुत किस्में मिलती है इसकी, तो ये एक फसल मान सकते हैं जिसको हम लोग अभी बहुत ज्यादा उन्नत बीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि
आपको पता है जो सोयाबीन है ब्राजील से इंडिया में आई थी। ब्राजील में ये कांटे वाली जो फसलें होती है, ये खरपतवार फसल होती है, ये नुकसान करती है जमीन को बहुत ज्यादा। इसलिए जरूरी है कि सोयाबीन की फसल को तो हमेशा बदल बदल के बीजों को बोना अनिवार्य है, नहीं तो आपका जो है फर्टिलिटी भी खराब होगी और बहुत ज्यादा आपके खेत में जो खरपतवार होता है वो उगना शुरू हो जाएगा, समस्या है उससे। गांजा की बात करें तो खंडवा और बुरहानपुर में गांजा बहुत ज्यादा होता है। गंजेड़ियों का शहर बोलते हैं इसको। गांजा खंडवा और बुरहानपुर में सबसे ज्यादा होता है, ये नोट कर सकते हैं। एक लास्ट बचा हुआ है तंबाकू। तंबाकू तंबाकू मिलेगा आपको बैतूल, सॉरी एक ही जगह मिलता है, बैतूल में नहीं, रीवा। नोट डाउन कर लिया। तो लास्ट एक फसल बची जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी हम लोग बात कर लेंगे, और वो है आपका कॉफी। मध्य प्रदेश में कॉफी खाली एक ही जगह पर उत्पादन की जाती है, और ये कॉफी का जो प्लांट बनाया गया था अंग्रेजों ने अपने यूज के लिए बनाया था। अंग्रेजों ने कॉफी का 110 हेक्टेयर का जो है इंडिया या मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश किया था। और वो जो ब्रिटिश नागरिक थे, दो उनके नाम में आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ ले। सेंट विल्फोर्ड और फ्लोरेंस हेड्रिक्स, दोनों के नाम लिखूंगा मैं। ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं? मेरे ख्याल से कर लिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कॉफी। कॉफी की बात करें तो कॉफी जो है वो एक ही जगह पर मिलती है, खाली बैतूल में ही होती है, मध्य प्रदेश में। और ये शुरू की गई थी ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा उनके नाम में लिख देता हूं, दोनों के नाम। एक का नाम है विल्फोर्ट सेंट विल्फोर्ड, और दूसरा है फ्लोरेंस हेड्रिक्स। हेंड्रिक्स फ्लोरेंस हेंड्रिक्स और सेंट विल्फोर्ड, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में 110 हेक्टेयर पे शुरू किया था कॉफी का उत्पादन। और वो जगह बड़ी फेमस है, उसका नाम है कुकड़ू हिल्स। कुकुड़ हिल्स। यहाँ पर कुकुड़ पहाड़ियां हैं, तो कुकुड़ हिल्स के ऊपर इन्होंने ये काम किया था। कई जगह कुकुड़ू हिल्स भी लिखा है, कुकुड़ू या कुकरू या कुकुड़ हिल्स बोलते हैं इनको। 110 हेक्टेयर पे काम शुरू किया था अंग्रेजों ने, तो इसका मतलब है कि अब तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अब केवल 22 हेक्टेयर पर ही, प्रेजेंट में 22 हेक्टेयर पर ही कॉफी का उत्पादन हो रहा है। ये प्रेजेंट सिनेरियो है। एट प्रेजेंट 22 हेक्टेयर पर ही कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और भारत में कॉफी का सबसे अच्छा जो कॉफी का उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है, जहां पर आ, मेरे ख्याल से अरेबिका नाम की कॉफी उगाए, और अरेबिका रोबुस्टा ये कॉफियों के जो है किस्में हैं। तो मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में क्या, पूरे भारत में ही एक किस्म चलती है, वो चलती है आपकी अरेबिका किस्म। तो अरेबिका किस्म को उगाया जाता है। तो ये आप हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लिख सकते हैं। कहाँ है कॉफी जो है, ये कुकुड़ू हिल्स जो है ना, कुकुड़ हिल्स, ये आपको बैतूल में मिलेगी। कुकुड़ हिल्स बैतूल में है, और खाली यहीं पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे अनुसंधान केंद्र को हम लोग लिख लेते हैं, वैसे किताबों में मिल जाएंगे। कुछ अनुसंधान केंद्र के भी इम्पोर्टेंट नोट्स में बनवा देता हूँ, हो सकता है आपको काम ही आएंगे। नंबर एक, ये सब एमपी में बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के, इंडिया के नहीं। आम अनुसंधान केंद्र।
आम अनुसंधान केंद्र जो है वो रीवा में मिलेगा आपको। जगह का नाम है गोविंदगढ़, रीवा। जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में। दूसरा है गेहूं अनुसंधान केंद्र। गेहूं अनुसंधान केंद्र। गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा, सीहोर, यहाँ पर मिलेगा आपको। सीहोर के एरिया क्षेत्र का तो हिस्ट्री में भी काफी नाम आता है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये भी लिख लो। मक्का एवं गेहूं, खमरिया, जबलपुर। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है। नेक्स्ट है आपका चौथा, वो है कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र। कपास अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा खरगोन में। वहीं पर सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से अनुसंधान केंद्र भी आपको कहाँ मिलेगा, वहीं पर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान केंद्र। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी लिखाया था मैंने। गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो नरसिंहपुर में मिलेगा आपको। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको मिलेगा इंदौर। मालवा रीजन में बहुत ज्यादा होती है सोयाबीन। सोयाबीन का हो गया दलहन अनुसंधान केंद्र। दलहन अनुसंधान केंद्र, देखिए दलहन अनुसंधान केंद्र भी बना नहीं है मध्य प्रदेश में, प्रस्तावित है। तो ये लिख लीजिए, हो सकता आ जाए। दलहन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर प्रस्तावित है? अमलाहा, सीहोर। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। कुकड़ू हिल्स जो है, शीला जी, कुकड़ू हिल्स बैतूल में है। नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान केंद्र। ये दलहन जो है ये प्रस्तावित है, बना नहीं है अभी, है ना। नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका मिलेगा गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर के अंदर आपको गन्ना अनुसंधान केंद्र मिलेगा। नेक्स्ट आपका अंगूर अनुसंधान केंद्र। ज्यादा तो नहीं उगाया जाता। अनुसंधान केंद्र कोई विशेष क्षेत्र नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी अंगूर जो है मध्य प्रदेश में रतलाम क्षेत्र में उगते हैं। रतलाम में है अंगूर अनुसंधान केंद्र। केला अनुसंधान केंद्र। केला अनुसंधान केंद्र। केला अनुसंधान केंद्र अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, ध्यान रखना, प्रस्तावित है। अंगूर केला अनुसंधान केंद्र ये सुखपुरी, बुरहानपुर में प्रस्तावित है। जो भी क्षेत्र महाराष्ट्र से सटे हुए हैं ना, जो भी जिले, वहां पर केले उगाए जाते हैं, चाहे वो बैतूल क्षेत्र हो चाहे वो बुरहानपुर क्षेत्र हो। फिर से इसको नोट कर लीजिए जो रह गया हो। एक वो लास्ट ऊपर ही लिख लो, आलू। आलू अनुसंधान, हालांकि शाखा है मध्य प्रदेश में केंद्र की।
केंद्र की शाखा बनाई गई अनुसंधान केंद्र में आलू की, और वह है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में है। ये अनुसंधान केंद्र और लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं मुद्दे पर, थोड़ा सा और नए चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फसलों की बात हो गई है। देखिए, कुछ योजनाओं की बात कर, जो प्रेजेंट में सबसे ज्यादा योजनाएं थी, वो दो योजनाएं, एक तो था आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और जो दूसरी योजना थी भावांतर भुगतान योजना। इसके अलावा योजनाएं तो सरकार ने बहुत सारी चलाई थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट योजना उसकी ही हम लोग बात करेंगे। पहली योजना 16 अक्टूबर 2017 को चलाई गई थी। पहली जो योजना है उसका नाम है भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना 16 अक्टूबर 2017 को चलाई गई थी। और ये भावांतर भुगतान योजना जो है, इसका संबंध एक दूसरी योजना से भी था, जिसमें अन्नपूर्णा और सूरजधारा योजना भी थी। हालांकि अन्नपूर्णा और सूरजधारा योजना जो प्रीवियस बहुत पहले चलाई गई थी, दिग्विजय सिंह सरकार के टाइम पे, लेकिन इनका संबंध अनुसूचित जाति और जनजाति से था। लेकिन भावांतर भुगतान योजना सभी योजनाओं से है, जुड़ी हुई है। जैसे भावांतर भुगतान योजना में सरकार करेगी क्या? सरकार ने एमएसपी फिक्स कर दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया है। कुकड़ू हिल्स बैतूल में है, बिल्कुल। सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी फिक्स किया हुआ है। 1967 से ही ये अवधारणा भारत में है। 1967 से है, पहली बार 1969 में दिया गया था। और एमएसपी आज लगभग 20-22 फसलों पर सरकारें देती हैं। तो एमएसपी एक्चुअल में है क्या? ये सब किसानों का एक्सप्लॉइटेशन न हो। एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है? किसान को नहीं पता, मार्केट में लोग साठ घाट करके किसान का माल कम में खरीद कर ज्यादा में कंपनियों को बेचने का सोचते हैं। तो एक्चुअल में उगाए तो किसान ने, सब खर्चा किसान ने किया, तो किसान को उसका अच्छा भाव मिलना चाहिए। सरकार ने एमएसपी की सुविधा दी थी कि सारी फसलें हम खरीदेंगे और एमएसपी पे खरीदेंगे। गेहूं इतना बल्क में उग रहा है, सोयाबीन इतनी बल्क में उग रही है मध्य प्रदेश में, इतनी ज्यादा बल्क में उगने की वजह से सरकार के पास ऑलरेडी स्टॉक में था। और गवर्नमेंट ने सोचा क्या, 2016 में सरकार के पास समस्या ये आ गई थी कि इतना ज्यादा फंड नहीं था कि सरकार उनसे खरीद के सारा पेमेंट कर दे, क्योंकि और दूसरे काम भी थे। सरकार अगर खाली कृषि को ही बढ़ावा देगी, तो बाकी दूसरी जगह इंडस्ट्री वगैरह में सोचने, आप रोड वोड बहुत सारे काम होते हैं सरकार के। तो सरकार को एक आइडिया सूझा कि क्यों ना हम इतना ज्यादा खर्चा करने से अच्छा है कि एक योजना बनाए। और उस योजना के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, एमएसपी तो हमने फिक्स कर दिया। जैसे गेहूं का एमएसपी फिक्स किया गया है 2,000 रुपए, 1975 रुपए जो फिक्स किया, 1975 रुपीज किया गया, 1975 रुपए में वो खरीदेगी आपसे। तो 1975 रुपए मान लो गेहूं का एक एमएसपी फिक्स कर दिया गया कि गेहूं इस पे हम लोग, सरकार खरीदेगी। लेकिन सरकार ने बोला क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में रखे हुए हैं, इसलिए सरकार इस साल आपका गेहूं नहीं खरीदेगी। और सरकार ने 2017 में एक नई योजना लॉन्च की है, और उसका नाम है भावांतर भुगतान योजना। अब सरकार आपसे क्या करेगी? सरकार ये करेगी कि आपसे एमएसपी पे गेहूं नहीं खरीदेगी, आप अपना गेहूं मंडी में किसी व्यापारी को, जिसके पास में अच्छा जीएसटी नंबर, टीन नंबर, पक्का बिल लेकर के आए। और वो बिल जैसे आप लगाएंगे, अगर आपका गेहूं 1,500 रुपये बिका, तो 1,500 से 1,975 का जो बीच का जो मार्जिन है, जो अंतर है, वो गवर्नमेंट किसान को पे करेगी। यानी आपके भाव में और सरकार के भाव में, यानी मंडी के भाव में और सरकार के भाव में जो अंतर होगा, जो गैप होगी, ये सरकार पे करेगी। साथ ही सरकार ने ये भी बोल दिया है कि मिनिमम गैप, जो मैक्सिमम गैप जो होगी, वो 500 रुपये होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि फर्जी बिल बनवा कर भी लोग जो है ज्यादातर कम भाव दिखाए जाते हैं। तो सरकार ने बोला है कि कम से कम मतलब 500 रुपए तक का भावांतर भुगतान कर सकती है। 100 कम मिला तो 100 रुपए प्रति क्विंटल दे देगी, 200 कम मिला तो 200 दे देगी। तो ऐसे 500 तक रखा गया था। हालांकि योजना अभी भी अमल में है, लेकिन सरकार ने पिछले साल फिर से गेहूं खरीद लिए थे। गेहूं खरीद लेती कभी कभी सरकार दोबारा से, उसकी जब इच्छा हो तब खरीद सकती है, जब इच्छा हो तो एमएसपी भावांतर योजना को अप्लाई कर सकती है।
अब इससे जुड़ी हुई दो चीजें ऑलरेडी थी भावांतर से पहले भी किसानों के उत्थान के लिए सन 2000 और 2001 में योजना लाई गई थी। पहला था सूरज धारा योजना। सूरज धारा योजना दो फसलों के लिए थी, जहां पर बीज और दलहन तिलहन के से संबंधित थी। यानी इसमें आपको एक तो दलहन और तिलहन जो है इनके बीज प्रोवाइड करना है, क्योंकि दलहन और तिलहन दोनों फसलों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही। प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, किसान को हेल्प करने के लिए ये योजना चलाई गई थी 2001 में। नेक्स्ट योजना थी आपकी अन्नपूर्णा बीज योजना। अन्नपूर्णा बीज में क्या था? अन्नपूर्णा का मतलब सीधा होता है वो चीज जो अपना पेट भरती है। खाद्यान्न फसलों के लिए बीज की उपलब्धता कराना लोगों के लिए, और कौन से किसान के लिए? वह किसान जो अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नई जो दूसरी जो योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 18 फरवरी 2016 को खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया था कि जो भी किसान लोग हैं उनका अगर प्राकृतिक आपदा के कारण, खाली प्राकृतिक आपदा, दूसरी नहीं, प्राकृतिक आपदा में अब क्या क्या आएगा? या तो पान ज्यादा बारिश होने की वजह से गिर गया, फसल खराब होगी, या कीटों की वजह से नष्ट होगी। ये सब प्राकृतिक, मानव के अलावा जितने भी सारे कारण हैं वो प्राकृतिक माने जाते हैं। कीटों से खराब होगी, बीमारियों से खराब होगी। तो फसल अगर इन प्राकृतिक आपदाओं से खराब होती है तो इसका सर्वे होगा पटवारियों के द्वारा, और वो सर्वे भेज देंगे गवर्नमेंट को। और प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत जो भी वाजिब बीमा होगा कि कितना नुकसान हुआ है फसल को, 20%, 30%, 40%, 50%, तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग किसान को बीमा दिया जाता है। वो अलग बात है कि वास्तविकता में इसमें काफी सारे झोल झाल होते हैं, किसान जो है इसमें पटवारी और किसान मिल करके। हालांकि किसान को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देश में किसान साजिश करता है किस तरह की, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं किसान को होती है, शायद इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना सरकार, इसके द्वारा किसानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रही है, और कुछ काफी अच्छा फायदा सरकार ने किसान को दिया भी है। नेक्स्ट जो है वो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि जो है, ये दोनों चीजें, मुख्यमंत्री सम्मान निधि भी चालू हो गई आजकल तो, है ना? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि दो चीज चालू हुई है। लेकिन नीचे वाला जो आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, इसको सम्मान निधि ने नाम देके मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, टोटल ये दोनों मिलकर के, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के किसानों को जिनके नाम पर जमीन है उनको साल में 10,000 रुपए देंगे। और 10,000 रुपए देंगे तो ये अलग अलग महीनों में आपको आएगा। कोई महीना फिक्स नहीं होता है, 3-3 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के अंतराल में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है। और स्टेट गवर्नमेंट का कोई फिक्स नहीं है, 6 महीने में डाल दे या 2 महीने में भी डाल दे, तो फिक्स तो नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स रहता है कि हर 4 महीने में आपको एक किस्त डल जाएगी। तो 3 किस्तें साल भर में सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है, और 2 किस्तें शुरू किया है 2020 से, 2 साल बाद सरकार ने शुरू किया था। ये 25 सितंबर 2020 से क्यों शुरू किया गया? क्योंकि सरकार ने किसान कल्याण के नाम पे शुरू किया है, और इस समय कोरोना महामारी के चलते सभी को समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो किसानों के लिए एक अच्छी सौगात सरकार लेकर के आई थी। तो किसान फैमिलीज को, एक व्यक्ति अगर किसान की फैमिली में अगर 5 लोग रह रहे हैं और 3 लोगों के नाम पे जमीन है, तो साल भर में आपको 30,000 रुपए का फायदा होगा, और ये आपकी जीविका के लिए बहुत जरूरी होगा। तो काफी अच्छी योजना चलाई थी सरकार ने। लेकिन जो लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं वो ऐसी योजनाओं को बोलते हैं कि नहीं यार, ये योजना, इस तरह की योजना नहीं चलाना चाहिए। योजनाएं जो है वैसी चलाना चाहिए जो योजना आपके देश को भी तरक्की करे, जीडीपी ग्रोथ करे। इस ऐसी सब्सिडी योजनाओं से सरकार ज्यादा देश का भला नहीं हो सकता। ये है कि लोग शांत हो जाएंगे, अच्छे फिर खुश हो जाएंगे, आपको दुआ देंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं मिलेगा आपको। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वन संपदा के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन को फिर से मैं चर्चा कर लेता हूँ कि वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्या क्या दिए हैं। वन संपदा के बारे में बात करेंगे हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये आपका मध्य प्रदेश में वन संसाधन की बात करेंगे। वन संसाधन समझने से पहले मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। मैंने आज की क्लास में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। प्रथम क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है उसका नाम है
जीएम क्रॉप क्या है, उसके लाभ और हानियां बताइए। व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल क्या है, इसके लाभ और हानियां लिखिए। एक प्रश्न तो इसको लिखना है आपको, अच्छे से इसका आंसर लिखिएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, पहला जीएम क्रॉप दिया था, दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया था? अगर किसी ने नोट किया हो तो जल्दी से लिख कर बता दे। दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गया, मैंने क्या आपको क्वेश्चन दिया था, हालांकि मैं चर्चा करूंगा उसके बारे में। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, एक तो दिया था जीएम क्रॉप क्या है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने कुछ और भी दिया था कि इसके फायदे और नुकसान भी दिया था। मेरे ख्याल से मिस हो रहा है क्वेश्चन, आपको अगर याद रहे तो बता दो। बाकी हम लोग उन दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। अगर किसी को पता है तो जल्दी से लिख दे कि दो क्वेश्चन कौन से दिए थे। चलिए। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, हरित क्रांति दूसरा जो क्वेश्चन दिया था मैंने वो दिया था, हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ और हानियां समझाइए। हरित क्रांति पे भी क्वेश्चन आप लिखना, और ये इस पे भी आप क्वेश्चन लिखना, दोनों क्वेश्चन में भी कर जाकर के आपको, अगर आप लोग डालते हैं तो उसका रिव्यू दे दूंगा, और कल की क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। हरित क्रांति बिल्कुल बिल्कुल सही, हरित क्रांति ही है। पहला प्रश्न था आपका कल की क्लास का, विधि के समक्ष समता तथा, दूसरा जो वर्ड था इसमें, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये दो चीजें मैंने आपको दी थी। दोनों का संबंध एक ही आर्टिकल से है, आर्टिकल नंबर 14। ये यूके से लिया गया है, और ये यूएसए के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। पहली बात, विधि के देखिए आर्टिकल नंबर 14 समता का अधिकार बताता है, राइट टू इक्वालिटी बताता है। और इस समता के अधिकार के अंतर्गत हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कानून की नजरों में सब बराबर होंगे, चाहे गरीब हो, चाहे बीमार हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए बराबर कानून, कानून सबके लिए बराबर होगा। ये नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए इसको, यूके का जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि कानून की नजरों में सारे नागरिक इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। इक्वली ट्रीट किए जाएंगे इसका मतलब, अगर किसी व्यक्ति को कानून के दायरे में लाना है और कानून के अंतर्गत उसको सजा या कुछ भी हो रहा है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो कंडीशन उसकी क्या, सिचुएशन नहीं देखा जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, विशेष अधिकार की अनुपस्थिति रहती है पूरी तरह से। ये नेगेटिव है, क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑटो ड्राइवर, समझना इस एग्जाम्पल के द्वारा हो सकता है आपको चीज क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑटो ड्राइवर जो है वो ऑटो चला रहा है और गलती से उसको, उससे अगर कोई हमारा नेशनल हेरिटेज या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, जिसकी कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपए है, गलती से हो जाती है, केस होता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सजा देती है कि आपने 1 लाख रुपए का नुकसान किया है सरकार का, ठीक है। उसी समय एक और व्यक्ति आता है कार से, बड़ा अमीर व्यक्ति होता है, कार से आता है और वो भी, उसके से भी गलती से लग जाता है और उससे भी नुकसान हो जाता है, 1 लाख रुपए का सरकारी नुकसान हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अब दो ऑप्शन है, दो केस आ गए। एक केस ऑटो ड्राइवर का, एक ही टाइम पे एक ही दिन मान लो केस की सुनवाई हो रही है। और जो सेकंड केस था वो किसका आ रहा है, एक कार ड्राइवर का जिसने भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो जो ऑटो ड्राइवर, ऑटो चलाने वाला है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन और सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है। हाँ सर, आप एमपी ही पढ़ाइए, पॉलिटी ना पढ़ाइए। पॉलिटी नहीं, आपने लास्ट क्लास में बोला था ना सर, कहीं से भी क्वेश्चन दे दिए थे। ये कुछ क्वेश्चन में दे रहा था जहां से आपको पढ़ा रहा था, इसको समझिए।
अगली क्लास से हम लोग एमपी के ही क्वेश्चन करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर के ऊपर से जाता है सब कुछ। ये पॉलिटी समझ में नहीं आता आपको? देखिए, विधि के समक्ष समता में मतलब होता है कि विधि के अंतर्गत सब समान है, और विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत ये समझ में आता है कि सिचुएशन के हिसाब से लोगों को ट्रीट किया जाएगा। एक ऑटो ड्राइवर है तो उसको कम जुर्माना देना पड़ेगा, और एक कार ड्राइवर है तो उसको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना उसकी कंडीशन के हिसाब से लगाया जाएगा। तो विधियों का समान संरक्षण पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव बस इतना ध्यान रखना। शीला ने अच्छा आंसर इसका लिखा था। कोई बात नहीं, आपको पॉलिटी नहीं समझना है, नहीं आपको मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि आप पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो समझ में आएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता दूं, अगर क्वेश्चन दिया तो आंसर बता दूं मैं। दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका ये था कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधियों की उचित प्रक्रिया में अंतर क्या है, ये समझा देता हूं मैं आपको। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि खाली एमपी से ही और ज्योग्राफी से ही, जो एमपी की ज्योग्राफी से रिलेटेड है वही क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। विधि की उचित प्रक्रिया और विधि का समान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऊपर से क्यों जाता है भाई शिवराज? आपको मेंस लिखना है, इन चीजों को समझना तो पड़ेगा ना। ऊपर से जाता है तो भी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा लक्ष्मीकांत को खोल के देखो, थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी। विधि की उचित प्रक्रिया इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित किया जा सकता है। और दूसरा जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं विधि की उचित प्रक्रिया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड वाला जो है, ये विधि की उचित प्रक्रिया जो इधर लिखा हुआ है ये नहीं दिया हुआ है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सीधा सिंपल सा है। जब मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा उसी के क्वेश्चन देंगे। और मुझे लगा कि क्वेश्चन इस समय आपको ये समझना चाहिए, इसलिए मैंने दे दिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से मुझे लगा कि शायद आपको इसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको उसी सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया जाए जिस सब्जेक्ट से आपको इंटरेस्ट है। विधि की उचित प्रक्रिया जो है यूएसए में फॉलो की जाती है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास राइट्स होता है खाली, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ये होता है इसमें कि जब भी सरकार कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कानून की प्रक्रिया को प्लस सब्जेक्ट को, कि कानून सही है कि नहीं है। यूएसए में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि विधि की उचित प्रक्रिया में कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो कानून जो बनाया गया उसकी प्रक्रिया को भी, अच्छा, आप जो समझ, आप ऐसा समझाते हैं कि वो समझ में नहीं आता है, आपको पॉलिटी समझ में नहीं आती है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा थोड़ा आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। नहीं तो अ, और कई सारी चीजें जहां पर आप सर्च करके भी इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन तो मिल जाए कम से कम, आपको आंसर नहीं मिलेगा तो ठीक। विधि की उचित प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया प्लस सब्जेक्ट को दोनों को चेक करता है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट खाली कानून की प्रक्रिया को चेक करता है। सब्जेक्ट क्या होगा इसको सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं। इंडिया में ये वाला कानून फॉलो किया जाता है कि इंडिया में, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, पॉलिटी को अगली क्लास हम लोग रहने ही देंगे, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। 150 नंबर का क्वेश्चन आता है मेंस में आपके लिए, ठीक। हाँ,